स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ये अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए देखिए आपका जो आज का जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये 2024 का पेपर है। कब का? ये 2024 का पेपर है और ये जनवरी का पेपर है। जनवरी 2024 का पेपर है प्राइमरी स्तर का। आपने समझ लिया, कक्षा 1 से 5 तक वालों के लिए है ये पेपर। ये जनवरी का पेपर है 2024 का। कब का है? 2024 का। अगर आप ये पेपर को पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और आप लगभग 10 ईयर तक के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं या आपको PYQ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको वहाँ पे 10 ईयर तक की जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिए। चलो अब इसमें सबसे पहले देखो हम CDP को सॉल्व करेंगे। CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे जनवरी में 2024 में वो देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन है नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है तो नेगेटिव वाला ही हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तीसरा ऑप्शन है छात्रों शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। और चौथा ऑप्शन है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे देखो ये 3 ऑप्शन है, ये तीनों पॉजिटिव है यानी सही है। जो नेगेटिव वाला है आपका ये चौथा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्र की तुलना करने में सहायक है तो ये गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। कह रहा है सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। एक सही मेल है उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो आपको बताना है कौन सा बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो स्थानिक, पहला ऑप्शन है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। दूसरा है अंत व्यक्ति दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तीसरा है तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा क्षमताएं। और चौथा है आपका संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने कौशल। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब मोटिवेशन से है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अब बेहतर प्रदर्शन की किससे संभावना करोगे तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, दोनों के लिए क्या है बाहरी आरोपण है यहाँ पे। नेक्स्ट है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। नेक्स्ट है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। चौथा ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो हमारा आंतरिक वाला जो चौथा विकल्प है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से देखिए हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन देखो आप। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, जीन प्याजे से संबंधित है। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। पूर्व चलन अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन पूर्व चलन अवस्था। नेक्स्ट देखिए
अगला क्वेश्चन है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल, यहाँ पे देखिए सूक्ष्म पेशीय कौशल की बात हो रही है, से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित होते हैं। यह दर्शाया गया है कि विकास समीप दूराभिमुख है, यानी प्रोक्सोमो डिस्टल है, या फिर अराजक है, या फिर शीर्षगामी यानी स्पेलोकोडल है, या फिर रेखीय यानी लीनियर है। तो देखो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है समीप दूरामुखी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, प्रतिक्रिया सेट, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता या निष्क्रिय अनुसरण। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन है ये समस्या समाधान को क्या है, बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो अभिकथन है और एक कारण है। तो अभिकथन क्या है समझो, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। दूसरा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। चौथा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे चौथा वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो पहला ऑप्शन है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। बी ऑप्शन है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। चौथा ऑप्शन है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। तो अवहेलना और उपेक्षा करते हैं ये आपका गलत है, थर्ड वाला भी गलत है और फर्स्ट वाला भी गलत है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन मैं इसमें आपके कवर करा दूंगा। ये 2000 जनवरी सीटेट का प्राइमरी का पेपर आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के सीखने के मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। तो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, मानक, पाठचर्या पूर्व निर्धारित, ये सब क्या है, रॉन्ग है। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये चौथा वाला विकल्प है, बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है अभिकथन 1 कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल देना चाहिए। कारण देखिए आर, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। चौथा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंतरिक अपप्रेरणा का सही वर्णन है। तो आंतरिक अपप्रेरणा का सही वर्णन क्या है, 4 ऑप्शन है। अपप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, जी नहीं। अपप्रेरणा क्या दंड के भय से आती है, ये तो बाहरी अपप्रेरणा, ये गलत हो गया। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है तो ये भी आपका गलत हो गया। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, ये भी गलत हो गया। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है तो देखो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है।
तो पहला ही ऑप्शन गलत है, ये उत्पाद नहीं, उत्पाद वाला जो है ये गलत है। अधिगम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो होता है वो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये भी सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, तो ये भी सही है। रॉन्ग हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। बी ऑप्शन है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, विकास सिर से पांव तक होता है। चौथा है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है यानी प्रोक्सिमी डिस्टल प्रिंसिपल स्टेज और शैशवावस्था की बात हो रही है, तो इसमें होगी अंग हाथ पैरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं। सिर से विकास सिर से पांव तक की बात होती तो ये हो जाता आपका सेफेलोकोडल में। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है तो व्यापक नहीं, यह केवल परिणामों पर, तो ये केवल परिणामों पर नहीं। पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपकी किससे संबंधित है, ये आप कौन सी विशेषता है या एक विशेषता पूछ रहा है आपसे। तो स्थानिक समझ या जानने में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई और ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। 16वां क्वेश्चन देखो, कोहल वर्ग जी से है। 16वां क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने आपको कोहल वर्ग का बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए, आप 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपने ही लाभ देखते हैं, किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहला ऑप्शन है तीसरे स्तर के 5वें चरण में, दूसरा है दूसरे स्तर के पहले चरण में, तीसरा ऑप्शन है पहले स्तर के दूसरे चरण में, चौथा है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पहले स्तर के दूसरे चरण में, तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझो आप। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं। आलंबन का मतलब है स्कैफोल्डिंग। देखो उसने स्कैफोल्डिंग की जगह हिंदी में आलंबन शब्द यूज करा है बहुत चालाकी से। तो ये है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण। तो देखो इसमें आपका जो है ये रटकर वाला दोहराव है, रटकर हटा दो ये ई वाला, बकाया ये सभी सही हैं। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया गया उदाहरण, यानी जो चौथा वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया को प्रभावी शिक्षण होती है। विद्यार्थी दूसरों से निष्क्रिय, तो निष्क्रिय नेगेटिव हो गया आपका, व्याख्यान आ गया, देखो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये गलत है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्राणियां हैं, जी नहीं, स्वतंत्र नहीं है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये भी गलत है। संज्ञान, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं, यही आपको पढ़ाया गया है। संज्ञान और संवेग वाली जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट से आप देखिए। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो भी कोहल वर्ग से ही पूछ लिया,
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे, 2 क्वेश्चन कॉलर वर्क से जरूर आते हैं। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपके सामने, एक निकल गया, एक ये है। एक अभिकथन समझो। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे देखो, पहला है ए और आर दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं है। चौथा है ए सत्य लेकिन आर गलत है, ऐसा नहीं है। ए और आर जो दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा सही है। जीन प्याजी का देखो, जीन प्याजी का एक क्वेश्चन निकल गया और एक क्वेश्चन आपका ये आ गया। 2 क्वेश्चन देखो जीन प्याजी से आपके मिल गए। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक जो सोच है उसको पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है। वस्तुस्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, तो इसमें आएगा डिसेंट्रिक यानी विकेंद्रण। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा से है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव पूछा है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो देखो, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो जहाँ पे मानक मूल्यांकन की बात हो रही है, निश्चित पाठ्यचर्या की बात हो रही है, तो ये तो देखो पहले ही अपने आप में नेगेटिव ही हो गया, ये गलत है। दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से जो शिक्षण को बहिष्कृत ना करे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है जो शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का क्या करे, समर्थन करे, तो ये भी सही है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, तो हमारा चौथा ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन के अनुसार गलत नेगेटिव पूछा था तो पहला वाला था। 23 नंबर देखो, विकास के पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। किसमें की जाती है? यानी मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास में, सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में या नैतिक विकास में। देखो, सामाजिक विकास है वाइगोत्स्की का, नैतिक विकास है कोहलबर्ग का, ठीक है। अब आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तर्क की बात हो रही है, चिंतन की बात हो रही है, समस्या समाधान की, तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तीसरा विकल्प सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। चलो, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, तो ये तो आपका गलत है। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, तो जी नहीं। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, जी नहीं। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो इस प्रकार से हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से है, तो ये भी मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट को खोल के देखो, सारे वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट ही है। देखो, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गलत है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। देखो, अपसारी जो चिंतन होता है ना, अपसारी चिंतन में कोई एक क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन को विभिन्न तरीके से, कई तरीकों से उसे सॉल्व किया जा सकता है, जबकि जो अपसारी चिंतन है जो एक ही समाधान पर स्थिर है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। एक ही समाधान पर, तो एक ही समाधान पर अपसारी तो नहीं होता, ठीक है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये भी आपका गलत है। अगला देखो, अगला आपका वही आ गया, देखो वाइगोत्स्की से, ठीक है। वाइगोत्स्की से आ गया, यहाँ पे वाइगोत्स्की से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक करिए। देखो, इसके अनुसार तो प्राइवेट स्पीच था ना, निजी वाक, इनर स्पीच इसने लिख दिया, तो ये बिल्कुल सही है। ये तो देख के क्वेश्चन वाइगोत्स्की निजी वाक तुरंत सही हो जाता। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना। तो समूह में क्या विभाजित करोगे, जी नहीं। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाता है, जी नहीं। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव, तो अलगाव पैदा नहीं करना है। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता करना है और संवेदनशील को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर से रिलेटेड है। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले रही है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़का भाला नहीं फेंक सकती, और लड़कियां जो है वह भाला नहीं फेंक सकती। यह प्रदर्शित कर रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है, वो कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। एक पूरा जेंडर वाला टॉपिक आप देख लीजिए, वीडियो देखिए आप, तब आपके समझ में ज़्यादा क्लियर होगा। प्लेलिस्ट आप चेक करिए, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, सारी की सारी वीडियो मैंने CDP की बना रखी हैं। क्वेश्चन है बाध्यता एक स्थिति जबकि अक्षमता एक स्थिति, यानी बाध्यता एक सामाजिक स्थिति है, जी नहीं। अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है। बाध्यता एक कार्यात्मक है, जी नहीं, जबकि अक्षमता एक जैविक है, ये भी नहीं है। बाध्यता एक क्रियात्मक है, ऐसा नहीं है, जबकि अक्षमता एक शारीरिक है, ऐसा नहीं है। बाध्यता एक क्या है, जैविक है, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। CDP का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देखो। ये अभिकथन है, दूसरा कारण है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए जो कारण है वो देखो, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से विद्यार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो A और R दोनों सही है, AR की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने CDP जो है उसके 30 क्वेश्चन देख लिए। अब CDP के बाद देखते हैं कौन सा पोर्शन आता है, उसे भी सॉल्व करेंगे। देखो अब आएगा आपका मैथ, ठीक है, क्या आएगा, मैथ प्राइमरी का बहुत ही इजी होता है, कोई टफ पेपर नहीं होता है। मैथ के भी 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 के 30 क्वेश्चन आप देख लो, कितना सस्ता सा पेपर आया है। देखो पहला को जो क्वेश्चन है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल सरल सा है, आप आराम से इसे बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपके 64। आप बना के देखो, सिंप्लीफिकेशन का है, गुणा भाग करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 378। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला समझिए। देखो एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1, अभाज्य संख्या है, 1, भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक अभाज्य और एक अभाज्य है, ठीक है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है NEP 2020 से है। NEP 2020 भी मैंने आपको पढ़ाई है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना या फिर आप सीधे CTET की जो हमारा जो चैनल है YP एजुकेशन ट्रिक चैनल है, उस पर हमने जो प्ले लिस्ट है वो तैयार कर दी है। आप प्ले लिस्ट को चेक करो, वहाँ से आप पढ़िए। चलो NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है।
तो देखो, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान है। विभिन्न विषयों में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, तो ये भी शामिल है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा भी शामिल है। लेकिन विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, तो इसमें औपचारिक जो परीक्षाएं हैं वो शामिल नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो गणित का। गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है, 3 किसी प्रकार से सही है। देखो, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या समाधान करने के कई तरीके हुए, भी सही है। एक चौथा देखो, इस उत्तर के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उसके लिए स्वाभाविक और आसान हो, ये भी सही है। यहाँ पे देखो, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है। कौन? गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीके जो हैं वो गणित के शिक्षण में क्या बाधा डालेंगे? क्वेश्चन को अगर आप कई तरीकों से सॉल्व कर रहे हो तो, क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। अगर कई तरीके से कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो ये अपसारी चिंतन हुआ, ये पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? तो देखो, सूत्रों को याद करना, डायरेक्ट ऊपरी क्वेश्चन रखा है, सूत्रों को याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जो सबसे अधिक उपयुक्त है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद लेते हैं, तो पहेलियों में आनंद लेंगे ही, सही है ऑप्शन है। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण है, तो चार्ट भी महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। दूसरा ऑप्शन है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधि का अवसर प्रदान करती है। तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये सबसे अधिक उपयुक्त है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि भाई इतनी संख्या प्राप्त करने के लिए इतने, इतने और इतने के योग में से क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए कि योग इतना हो जाए, योग इतना हो जाए। अब आप देखो, इतने कितना 25,445 प्राप्त करने के लिए इन 3 को जोड़ना है। इन 3 को जोड़ने के बाद कह रहा है कि इसमें के योग से क्या घटाना चाहिए। तो इन तीनों का जो योग आए, इसमें से इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है, वो रख के देख लो, आप रख के देख लो, घटा के देख लो, जिसका इतना आ जाए वही ऑप्शन होगा। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो आपका पहला वाला है, ये वाला, ये आंसर निकल के आएगा। चलो अगला देखो, अगला है कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार हल किया। 26 × 5, 5 छक्का 30 हो गए और 5 दूनी हो गए 10। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है एक की संगति, दूसरा है एक अंक की एक अंक से गुणा, तीसरा है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रुपिंग, चौथा है पहाड़ों का प्रत्या स्मरण। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आया था, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है कक्षा 2 में को हल करते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना और 2 कामा छोटा 7 से, इसलिए हम 8 में से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए?
अध्यापिका को क्या करना है, अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। बच्चे को डांट कर बैठाना तो डांटना नहीं है बच्चे को। अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे, ऐसा नहीं करना है। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर क्या करना है, पुनर्समूकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना मज़ेदार क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन कह रहा है यामना ने एक पासा 10 बार उछाला, एक पासा 10 बार उछाला, तो उछाला और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये परिणाम देखो प्राप्त हुए, तो इनमें से कौन सी उसे अधिकतम बार संख्या प्राप्त हुई। तो जब जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो यहाँ पे 3 है, सबसे ज़्यादा बार आई है, इसलिए 3 आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह उसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए कि उसकी ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम हो। तो इसमें देखो ये 25 बाई 25 का हो जाएगा, 25 × 25 यानी 625, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। जो सबसे उपयुक्त है वो आपको बताना है। देखो मैंने आपको हर बार वीडियो में बताया था कि अगर क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, उसके 4 विकल्प आपके समझ में ना आए, तो जो सबसे बड़ा विकल्प होगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों छोटे हैं और ये बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, नेगेटिव है, प्रभावी नहीं है, नेगेटिव है। ये देखो बड़ा ऑप्शन है, ठीक है, और थोड़ा अजीब सा लगता होगा आपको, तो यही सही है, केवल ए। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। श्यामपट एक दंड रेखाचित्र करना, विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणी पढ़ने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन देखो पहले, विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थी को जनगणना वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना है। तो तुलना के लिए नहीं कहना है। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। ये वाला थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा से बनने से संबंधित है। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एक की संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो मूलभूत जो संक्रियाएं हैं वही हटाना है आपको। सी ऑप्शन हटाना है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, केवल ए होगा नहीं। तो ए और बी जो है वो डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। जो सबसे कम उपयुक्त है वो बताना है। तो डीन्स ब्लॉक, किंतारा मुद्रा, स्थानीय मानचित्र। तो स्थानीय जो मान चार्ट है वो सबसे कम उपयोगी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आया है आपका एक रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। 1, 8, 27, 64, 125। अब देखो ये क्यू बढ़ रहा है। 2 का क्यू कितना होता है 8, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 25। ठीक है, तो आगे क्या कितने का आएगा आप समझ जाओ। इसमें आएगा 216, 343। चलो अगला देखो आप। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है। पार्सल भेजने की दरें ये दे दी गई हैं।
पार्सल का भार कितना है 50 ग्राम और उससे कम। अगर पार्सल का भार जो है वो 50 ग्राम या उससे कम है तो 15 रुपये पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपया। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार जो है इतने ग्राम है, तो दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि निकाल लोगे आप। इजी है, 57 आएगा निकल के। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक संख्या है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो दुगनी हो जाती है। ठीक है, वह संख्या बताओ कौन सी है। तो भैया एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या मान लो 8 है। माना संख्या क्या है, देखो माना संख्या कितनी है 8 है, और 8 में 8 जोड़ दो तो ये दुगना हो जाएगा 16, यानी दुगना हो गए। दुगना हो गए तो वह संख्या कितनी है 8 आएगा इसका। चलो अगला देखो, त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना अच्छा है। एक का कितना है, एक कोण का मान होता है त्रिभुज के, एक कोण का मान 60 अंश। तो 6 और 3 का पूछ रहा है तो 6 3 18 कितना आया 180 आया, तो 180 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेक्स्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जा रहा है। क्या वो सुसंगति है, क्या वो सुसंगति है, या व्यावहारिकता है, विश्वसनीयता है, वो है वैधता। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक सदैव समबहुभुज है। तो जो वर्ग है ना, वर्ग हमेशा एक जो वर्ग है वो सदैव समबहुभुज होता है, ना कि समद्विबाहु, पंचभुज, वृत्त, ये सब गलत है। अगला देखो NEP 2020 से फिर आया क्वेश्चन। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का आकलन को शामिल करता है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम, संज्ञानात्मक भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोज्ञात्मक आयाम, संज्ञानात्मक सामाजिक और आध्यात्मिक। तो देखो भौतिक और मनोवैज्ञानिक गलत हो गया, संज्ञानात्मक भौतिक गलत हो गया। अब देखो आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तो यही तो है BS ब्लूम के अनुसार। तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, और फोर्थ वाला जो सामाजिक आध्यात्मिक है ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। जो सही है वो आपको बताना है। तो मैंने आपसे एक बार कहा था कि भाई चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे वही आराम से लगा देना। देखो 3 ऑप्शन बिल्कुल छोटे छोटे दे रखे हैं, ये छोटे छोटे दे रखे हैं। ये चौथा दूसरा वाला ऑप्शन है कितना बड़ा है, आंखें मीच के ही लगा दो, ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। तो यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अस्पष्ट, तो भैया अस्पष्ट होगी, उसका क्या करना। बच्चे के दैनिक जीवन, देखो बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है यह अत्यधिक प्रभावित होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायक हो। तो समझो अब ऐसा विकल्प आपको पकड़ना है जिसमें बी तो आपका कैंसिल हो गया, तो बी देखो किसमें कैंसिल हो गया, एक तो बी इसमें कैंसिल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो डी किसमें कैंसिल हो गया, डी इसमें भी कैंसिल और इसमें भी कैंसिल, तो ए और सी बचा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन देखो कितना सस्ता सा क्वेश्चन है। इतने समकोण में डिग्रियों की संख्या बताओ। तो इतने समकोण में डिग्रियों की संख्या बतानी थी, यानी 3 3 9 2 18, 18 बटे कितना होता 3 होता। समकोण का मतलब कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता। 3 3 कितना हो जाता 9, ये 0, 8 3 कितना हो जाता, ये 0 आ जाता, 1 8 3 कितना होता 200, 8 3 24, 240 इसका निकल के आ जाता। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है 240। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन सरल है। इतने के कितने पैकेट बनाए जाएंगे, आराम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आराम से काटा पीटी कर देना 90 आ जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है।
अब देखो 4 ऑप्शन है, ये गुणा भाग करना आपको पड़ेगा, गुणा करके आपको देखना पड़ेगा। जब गुणा करके आप देखोगे तो भैया ये निकल के आएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, 7.50 पैकेट, प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, ये निकल के आएगा। सबसे कम पूछ रहा है ना, सबसे कम लागत, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त बताना है। देखो हतोत्साहित करना, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना, तो आपको पता है जो हतोत्साहित करना है ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो देखो अधिगम, गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। कुल मिला के आपसे पूछा था सबसे कम उपयुक्त, तो सबसे कम उपयुक्त वाला आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपने मैथ को भी कवर करा। अब देखो आ गया आपका EVS, क्या आया है? EVS, EVS के भी 30 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे अपने लोग हिंदी को। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए देखते हैं EVS को भी। चलिए 61वां क्वेश्चन देखो आप। इस 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अल ब्रूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देखो उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है। अल ब्रूनी जहाँ से आए थे, आज उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। अल ब्रूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान ही कहते हैं। 1000 से ज़्यादा साल पहले भारत आए थे, तो ये भी सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये भी सही है। लेकिन कथन सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है की प्रशंसा की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि ये भोजन से संबंधित है, थीम से संबंधित है। भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। किसको? देखो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिशिक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, क्या ये अच्छा है? या छात्रों के विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र इकट्ठा यानी एकत्रित करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए कहना। सैंडविच शिकंजी यानी लेमन वाटर, बगैर को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। या फिर देखो छात्रों से उसके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता करने के लिए कहना। तो भैया ये चौथा वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। कौन कौन से कार्य? आसपास के लिए विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवरों को परिभाषित करो। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो देखो आपको परिभाषित करना ये सबसे कम उपयुक्त है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। परिभाषा बिल्कुल नेगेटिव है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे लगभग एक बार गैप करके आराम से हर तीसरे साल या हर दूसरी बार में शिफ्ट में पेपर पंजाब में जो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस सूत्र पे आधारित। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व इतने ग्राम लीटर, आयतन इतना है। तो देखो द्रव्यमान पूछ रहा है ना, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? देखो m बराबर होता है d इंटू बी। क्या होता है? d इंटू बी। d यानी डेंसिटी, b है वॉल्यूम यानी आयतन। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 12 इंटू 3, 12 × 36 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान काय में आएगा? किलोग्राम में आएगा। इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पेपर में एक क्वेश्चन बनता जरूर है। देखो थीम को आप नज़रअंदाज नहीं करोगे, थीम से क्वेश्चन भी अवश्य बनता है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो EVS पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। दूसरा है EVS की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो भाई इसमें क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन है, ये वाला जो कथन है ये गलत है। सेकंड है EVS के थीम बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, ये सही है। कथन सेकंड सही है और ये गलत है इसमें। अगला देखो,
अगला क्वेश्चन ये है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, यह आसपास के कुएं में पानी का जमीन का पानी इकट्ठा करता है। तो जौहर से संबंधित यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कक्षा 5 EVS शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मा का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा की जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल करते हैं? तो भाई ये प्रश्न करना है किसानों से जाके, फिर अभिव्यक्ति करना है और परिणाम निकालना। ये दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य, तो हरियाणा के जो सीमांतवर्ती राज्य हैं ये है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सीधे सीधे आंसर आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर थीम से आ गया। तो थीम आप EVS की क्लियर करो। थीम से संबंधित देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। चलो, कह रहा है EVS के थीमों को दर्शाता है। तो EVS के थीमों में क्या दर्शाया गया है? देखो, आवास है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। दूसरा है मौसम, पानी, यात्रा। क्या मौसम है? जी नहीं। भोजन, पदार्थ, आवास। क्या पदार्थ है? जी नहीं। परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। क्या प्राकृतिक संसाधन है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कक्षा 3 के एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंग पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल सही है। एक गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, यह भी सही है। चटाई को बनाने को याद करना, देखो याद करना क्या है आपका नेगेटिव हो गया, तो सी वाला हटा दो भाई विकल्प। जब सी वाला हटाओगे तो सी वाला पहले में हट जाएगा, तीसरे वाले में भी हट जाएगा सी की वजह से, और इसमें भी हट जाएगा सी की वजह से। तो ABD आपका सही हो जाएगा, अपने आप ही बचा दूसरा विकल्प। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है EVS की पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की NCF 2005 की सिफारिश से प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन देखो, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी जो है वो EVS के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पाठ्य पुस्तक ज्ञान एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायक होती हैं। तो देखो पहले की अपेक्षा फोर्थ वाला ऑप्शन है ये का बहुत बेस्ट है, तो चौथा वाला यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं कि खून की जांच से। पहला ऑप्शन है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता, तो भैया जीवाणुओं का क्या करना। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता, जी नहीं। उसमें उपस्थित लोहे तत्व की मात्रा का पता, नहीं, ये नहीं। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगाना। क्यों, क्या हो गया उसे? मलेरिया हुई है ना, और मलेरिया किसके काटने से? मच्छर के काटने से। चलो अगला देखो, अगला ऑप्शन है हमारा बाल केंद्रित नीतियों में सबसे अच्छा प्रदर्शित कौन करता है? तो बाल केंद्रित नीतियों की बात कर रहा है, तो बाल केंद्रित नीति में देखो चर्चा तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब है प्रदर्शन, व्याख्या,
ठीक है, प्रदर्शन और व्याख्या। अब यहाँ पे देखो जिसमें ए ऑप्शन है वो तो बचेगा, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है नहीं और यहाँ पे भी ए ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। अब देखो व्याख्या, तो व्याख्या भैया बाल केंद्रित में व्याख्या चलेगी नहीं, तो सी तो हट गया, सी भी हट गया आपका, प्रदर्शन नहीं चलेगा, प्रदर्शन भी हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा सर्वेक्षण, तो ए और डी पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि रवि है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, चम्मच आधा एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। चलो क्वेश्चन कह रहा है रवि है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में दो भागों में टूट गया, तो भैया नींबू जो है वो जल में तैरने लगेगा। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है जाइलम जल खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, तो भैया जलों से जाइलम का काम ही यही है कि जो खनिज होते हैं वो जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरण करता है, तो फ्लोएम का काम भी यही है, जो भोजन होता है भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो देखो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, बिल्कुल सिंपल। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईबीएस शिक्षक ईबीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह क्या है? तो वह क्या है? पोर्टफोलियो है, शिक्षकों का अवलोकन है, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा है, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल है, तो वो है भाई पोर्टफोलियो, पहला वाला ऑप्शन। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन रेशम कीट से है, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन पूछा है, ज़बरदस्त एवं सरल वाला। ये देखो यहाँ पे, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दूसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो भैया पूछताछ करोगे सबसे पहले, फिर परिणाम निकालोगे, फिर अभिव्यक्ति करोगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आप चाहते हैं छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाना, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाना, या भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाना। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो थीम से संबंधित है। अभिकथन, पहला कथन है, दूसरा कारण होता है। तो थीम परिवार और मित्र ईबीएस में एक प्रमुख थीम है। पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीमों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो दूसरा देखो, कारण देखो, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रित पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
या कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको पहचानना है। देखो, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, तो भाई आज की डेट में तो ये तालाब जो है वो प्रयोग में नहीं है। ठीक है। जैसलमेर राजा घड़सी ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। जैसलमेर था वो राजा घड़सी ने ही बनवाया था। यह लगभग 650 साल पुराना है, पहले बनाया गया, तो बिल्कुल सही बात है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, तो ये 9 तालाबों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट दिया ये गलत है। चलो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथन ए, कथन बी को ध्यान से पढ़ो, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला देखो, इसमें लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। दूसरा विकल्प है गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो देखो 1500 वर्ष पूर्व नहीं हुआ। ए वाला जो बी वाला गलत है और ए वाला सही है, तो ए सही है और बी गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न कैसा है? क्या वो तथ्यात्मक प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है या काल्पनिक प्रश्न है? तो ये जो प्रश्न है वो विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या महाराष्ट्र का है? तो ये तेलंगाना का है। अगला क्वेश्चन देखो, 85वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा उसी में अपने घोंसले को देखती है। उनमें से जो अच्छा लगता है वह उसमें ही अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का क्या नाम है? तो इस पक्षी का नाम है भाई बीबर पक्षी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, ये मधुमक्खी से संबंधित है। देखो, मधुमक्खियाँ जो है वो शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। तो भाई छत्ते में जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो काम करती हैं, ना कि नर मक्खी। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती है। तो ऐसा नहीं है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। हाँ, श्रमिक मक्खियों का यही काम होता है, रस को लेके आना है और उसके लिए शहद का निर्माण करना है। तो ए और डी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, कथन बी है। ए कथन है बोरा जो है वो असम में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रकार है। तो बिल्कुल सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो देखो दोनों ही सही हैं, तो ए और बी दोनों सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कह रहा है हम जो कथन है, कथन को पढ़िए। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। आर है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये बात आपकी गलत है। ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अधिक ऊंचाई पर पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
89 नंबर देखिए आप। 89 नंबर क्या कह रहा है? NCERT की EBS पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उसे निपटने के तरीकों को समझना है। तो यहाँ पे देखो सी वाला, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों से बना है। सी वाला जिसमें है वो कट कर दो। सी बी में है, कट हो जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है, इसे हटा दो तो ये वाला ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 EBS का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मज़ेदार हिंदी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके जाना। सीमा एक EBS शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर है एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? तो यहाँ पे देखो, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम को याद करना। तो भैया चिड़ियाघर के जानवरों के नाम को याद करना यही गलत है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना बिल्कुल सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने के आकलन है, ये भी सही है। तो देखो ए हटा दो, तो ए वाला जब हटेगा तो ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हमने ये आपकी EBS भी कंप्लीट कर ली। अब हम चलेंगे हिंदी। तो जिन छात्रों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली है, जिन छात्रों ने भाषा प्रथम में हिंदी ली है, ये उनके लिए है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। अब तो चलिए हिंदी को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखो, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वच्छ, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। अब यहाँ पे अपने लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैराग्राफ के अनुसार वो है विचारों और भावों की पवित्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता का आशय है। इसका आशय यह है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। जब भीतर की स्वच्छता होगी तब बाहरी स्वच्छता उस पर बाहरी स्वच्छता है वो भीतरी स्वच्छता पर पूर्ण रूप से डिपेंड है या आधारित है। बुनियादी में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय हो जाएगा बड़ी ई आपका, चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे देखो स्वच्छता, निर्मलता और सम्मान, लेकिन स्वच्छ ये अलग है आपका। नेक्स्ट है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। देखो प्रेम है, शांति है, निर्मल विचार भी है, लेकिन शिक्षा नहीं है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। बाहरी आवश्यकता क्या है? बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। अगला देखो अगला कह रहा है विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो जैसे ही विधान में एक प्रत्यय लगाओगे तो हो जाएगा वैधानिक। क्या हो जाएगा? वैधानिक। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो वो चौथा ऑप्शन शिक्षा पर्यावरण। ठीक है, जन्मजात गुण में है, बाह्य स्वच्छता में है, बुनियादी आवश्यकता में है, शिक्षा पर्यावरण में नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखो पैराग्राफ के अनुसार है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से ये तात्पर्य है मन के बुरे भावों को दूर करना है। क्या करना है? मन के बुरे भावों को दूर करना है।
अब यहाँ पे देखो अगला पैराग्राफ पढ़ना है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने लोग 105 नंबर तक। ठीक है, यहाँ पे है देखो स्वाभिमान का संधि विच्छेद। तो स्वाभिमान का जो संधि विच्छेद है पहला ऑप्शन सही होगा, स्व धन अभिमान। अगला देखो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कविता में किस छल की बात की गई है। तो कविता में छल की कौन सी बात की गई है भाई, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, यानी लोग व्यापारी बनकर आए थे और हमें क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। अगला क्वेश्चन है आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आज़ादी मिलने का श्रेय है वो वीरों के बलिदान को दिया जाता है, पैराग्राफ में वीरों ने बलिदान दिया है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है नीति, क्या कह रहा है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति में इक प्रत्यय लगेगा, नीतिक हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। चलो अगला देखो, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबंधित है। तो लंबी चल रही लड़ाई थी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, यानी अपने जीवन की क्या दी, आहुति दी, थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ से देखो पैराग्राफ के क्वेश्चन हो गए समाप्त, ये चलेगी पेडागोजी। चलो 106 नंबर देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे चुनना है। देखो पहला ऑप्शन है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ याद करके सीखना। तो कंठस्थ यानी याद करना है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है। व्याकरण के प्रशासनिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अवसर प्रदान करना। तो भैया नेगेटिव में पूछा था तो नेगेटिव में पहला ऑप्शन हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे भी नहीं है, वही पूछा है नेगेटिव में। तो देखो नेगेटिव में यहाँ ये आएगा, ये पहले पढ़ लो क्या है, बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। ये अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य की लय के हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है, निष्क्रिय श्रवण, मौखिक प्रभाव अभ्यास या नियंत्रित मौखिक अभ्यास या स्वच्छंद। तो यह है मौखिक प्रभाव अभ्यास, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है, यानी एक सही नहीं है वो आपको बताना है। जैसे पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का साथ स्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, पुस्तकों के संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला वाला जो ऑप्शन है ये गलत है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है।
तो इसमें है ध्वनि विज्ञान निर्देश, ये बिल्कुल सही है। समग्र भाषा गलत हो जाएगा, व्याकरणवाद गलत, स्थिति परक गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा उपागम शिक्षार्थी की विद्यार्थी की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो श्रव्य भाषिक विधि या प्राकृतिक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम या प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट। तो ये है इसमें संप्रेषणात्मक उपागम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? तो पहला है श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा है प्राकृतिक उपागम, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि। तो जो चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं डायरेक्ट विधि, ये आपका सही है। 113 नंबर देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पहला है तकनीकी सिद्धांत, दूसरा है पाठचर्या सिद्धांत, तीसरा है प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, चौथा है मूर्त सिद्धांत। तो यहाँ पे मूर्त सिद्धांत है वो आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे देखो चौथा वाला ऑप्शन देखो, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तो यहाँ पे चौथा वाला सही है। बकाया देखो सजावट करके, ठीक है, और बाह्य गतिविधियां ना करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। तपती धूप की बात हो रही है, तपती धूप में, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है मुख्यता, तीसरा ऑप्शन क्या है? मुख्यता शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो 115वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब मुख्य शिक्षा केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के बल पर होता है। सिर्फ सूक्ष्म गलत है। वे अध्यापक पीछे पीछे सुगीत गाते हैं, गलत है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, बिल्कुल राइट है। वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो 116 नंबर देखो, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, कक्षा 5 है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? सहपाठी मूल्यांकन, प्रारूपण है या पुनः प्रारूपण है या प्रूफ रीडिंग है? तो ये प्रूफ रीडिंग है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, ध्वन्यात्मक जागरूकता व प्रभा, दृश्य शब्दावली या प्रतिमानों की पहचान, या डिकोडिंग और भाषा अवबोधन? तो यहाँ पे डिकोडिंग और भाषा अवबोधन वाला ऑप्शन ये सही है। चलो 118 नंबर, 118 नंबर देखो आप, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? एक सही नहीं है, 3 पॉजिटिव हैं, वो आपको पॉजिटिव वाले नहीं देखना है, नेगेटिव वाला यहाँ पे देखना है। देखो, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन के बचाने के लिए उसे खुरदरी करनी चाहिए, यही वाला नेगेटिव है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के लिए आकर्षण और सुरक्षित हो, बिल्कुल सही है। चयनित सामग्री ऐसे बच्चों को जिज्ञासा के साथ साथ खोजबीन और प्रयोग में अवसर प्रदान करे, ये भी सही है। चयनित सामग्री अधिमानता स्थानीय रूप से नियमित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके, तो ये भी सही है। नेगेटिव वाला था तो पहला ऑप्शन नेगेटिव के हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखो आप,
कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन देखो, क्या यह पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? दूसरा ऑप्शन है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? तीसरा है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? चौथा है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करती हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण की बात करें, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दें, देखिए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर 10 ईयर तक के आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो अपलोड हो रहे हैं। तो आप जल्दी से जाइए और सीटेट की जो हमने प्लेलिस्ट बना दी है उस प्लेलिस्ट पे जाके आप आराम से प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिए, सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य है? इस कार्य का उद्देश्य क्या है? सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, या फिर विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है, यानी सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 2024 का आपका पेपर है, जो जनवरी माह का पेपर है, ये उसका पेपर सलूशन था। अब देखो प्राइमरी के लिए एक रह गया आपका, ये रह गया आपका जुलाई वाला। ठीक है, तो जुलाई वाला भी मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा। ये जुलाई 2024 का है, ये आपका रह गया, ये आपको मिलेगा कल। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए सभी पेपर कल तक अपलोड हो जाएंगे। आप आराम से सीटेट की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।